हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारा तीसरा सेशन होगा प्रकाश के प्रश्नों के बारे में। और इसमें के परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण और अपवर्तन के बारे में बातें चल रही हैं। और लेंस जो भी होते हैं, कौन कौन से लेंस किस किस जगह यूज़ किए जाते हैं, जिस जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे संबंधित आते हैं एग्जाम में, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इस सेशन में चर्चा की जाएगी। बाकी के जो दो सेशन हैं हमारे, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में दे रखा है, साथ ही आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न हैं, वो आपके उन दोनों में समाहित हैं। साथ ही इस तीसरे सेशन में, जो कि लास्ट सेशन रहेगा आपका प्रकाश से संबंधित, उसमें समाहित किया गया है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि यदि आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सीटेट और आरएएस, यूपी पुलिस, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सेशन को अंत तक देखें, स्किप ना करें। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें और अपनी एक सीट पक्का कर सकें। तो गाइज, बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस सेशन में अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, और जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर। यहाँ पिछले सेशंस में हम 80 क्वेश्चन तक कर चुके थे। बाकी के सेशन में ये जो आपका है यहाँ पर 81 से स्टार्ट करेंगे, और जो भी सेशन आगे के होंगे क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो गाइस, सेशन में आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, वर्णांतता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जो वर्णांतता का जो दोष होता है, किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, यहाँ पर आपको इसका बताना है करेक्ट आंसर। क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी सिलेंडरी लेंस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 की परीक्षा में यह दोस्तों आ चुका है क्वेश्चन। फटाफट से इसका बताएंगे आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मैंने आपसे कल भी कमेंट के लिए बोला था कि आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो वर्णांतता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई नहीं, इस उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस का जो दोष होता है, वर्णांतता का जो दोष होता है, उसे वो आनुवांशिक होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। यदि आप सोचो कि लेंस लगाकर हम वर्णांतता को दूर कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वह कलर ब्लाइंडनेस होती है, उसमें कुछ रंगों में विभेद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर उसके लिए लेंसों के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और वर्णांतता वाले व्यक्ति को रेलवे में और आर्मी में या फिर किसी भी फोर्सेस में लेने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 82 नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टोनिज्म दे रखा है यहाँ पर। प्रोटेनोपिया है, एक प्रकार की वर्णांतता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर वर्णांतता का भी प्रकार दे रखा है कि डेल्टोनिज्म है, उसमें कौन से कलर को नहीं देख पाता है। ऑप्शन ए है हरा रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी उक्त सभी रंग। तो कौन कौन से रंगों को वह नहीं देख पाता है, ये आपको बताना है डेल्टोनिज्म के अंतर्गत। और ये सीएचएसएल परीक्षा में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। आप आंसर कमेंट कीजिएगा इसका, क्योंकि अगर आप आंसर कमेंट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होता है कि आप श्योर हो जाते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही है। अगर गलत भी जाता है ना, तो आपके दिमाग पे वो टच करता है, तो आपको आंसर सही कौन सा है वो भी याद हो जाता है। तो आप आंसर को कमेंट जरूर करें। तो यहाँ डेल्टोनिज्म की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर सभी रंग दिए हुए हैं, उन सभी रंगों को वह नहीं देख पाता है। वह हरा रंग नहीं देख पाता है, लाल रंग भी नहीं देख पाता, और नीला भी रंग नहीं देख पाता है, जिसको यह डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया का एक वर्णांतता है। उसके अगर वह ग्रसित है तो वह नहीं देख पाता है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 83।
83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कौन सी गैस है। ये ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वह किस गैस के कारण हो रहा है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो कौन सी गैस ऐसी है जिसके कारण ओजोन क्षरण हो रहा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर इसका आप बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वह ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से पराबैंगनी किरणों की ओजोन परत का जो हो रहा है क्षरण हो रहा है। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस O3 इसका सिंबल होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह तापमान मंडल यानी समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है, में पाई जाती है। इसकी तह के कमजोर पड़ने के मुख्य भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रहती है गैसों में और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसने ज़्यादातर इसको कमज़ोर किया है। और इसके व्यापक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होती है उसके द्वारा जो निकलने वाली जो गैस होती है CFC, उससे यहाँ पर जो ओजोन परत है उसका क्षरण अत्यधिक हो रहा है। और अंटार्कटिका पर भी आपने देखा होगा कि ओजोन छिद्र पाया गया है। तो उसी वजह से CFC सबसे ज़्यादा खतरनाक है किसके लिए, ओजोन परत के लिए। साथ ही आपको बता दिया जाए यदि ओजोन परत नहीं होगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है आपका 84, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, ऑप्शन बी है वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष किरण कणों को अवशोषण करने में, ऑप्शन डी है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो क्या जाएगा। जल्दी से आंसर इसका कर दीजिए कमेंट। जो कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो कैसे मदद करती है, तो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है। जो वो क्या करती है, पराबैंगनी जो विकिरण होता है उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि हमारे शरीर में, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैंसर के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जो कि आपके स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। कहाँ रहती है वो, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में स्थित रहती है, ये आपको याद रखना है। और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों का 93% से लेकर 99% तक अवशोषित कर लेती है। किनको, कर पराबैंगनी किरणों को। और पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन की, कि वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो ऑप्शन ए है दृश्य विकिरण से, ऑप्शन बी अवरक्त किरणों से, ऑप्शन सी है पराबैंगनी विकिरण से, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष किरणों से। SSC CHSL 2011 में भी आया है और 2015 में भी ये आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका करेक्ट आंसर इसका भी बताया था, तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर इसका पराबैंगनी विकिरण से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन सी एकदम से आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन की, कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचती हैं। तो किसकी परत के कारण नहीं पहुंचती। देखिए क्वेश्चन इतने घुमा घुमा कर आते हैं, यदि आपने एक बार क्वेश्चन को देख लिया, अगर एक ही क्वेश्चन को आप रट रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उनको समझ कर रखा है, समझ लिया है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो किससे रिलेशन है, तो आप क्वेश्चन का आंसर एकदम से सही सटीक दे पाओगे। और यहाँ पर यही बात आपको बार बार बताई जाती है कि आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर समझ जाते हो तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अब यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। यदि आपने नहीं देखा है उनको तो दोबारा देखकर आप इसका आंसर आप फटाक से लगा दोगे। तो सूर्य के विकिरण पर पराबैंगनी
प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हीलियम। यह CHSL की परीक्षा 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ओजोन हो जाएगा। यानी ओजोन जो परत होती है वह परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। ये आपको याद रखना है और इसी के याद रखने से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीटली एकदम से करेक्ट हो रहे हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 87 कि किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी है दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी है आपका निकट दृष्टि दोष में। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। यानी कि रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन वहां पर वह नहीं बनता है। और ऐसा किस कारण होता है ये भी आपको याद रखना है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास सामान्य से अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनने से पहले ही बन जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस की अगर मोटाई बढ़ जाती है तो उससे भी यह फर्क पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। CHSL परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है 2015 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं 88 की कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं। आप बताएंगे उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको यहाँ पर पता करना है। तो ऑप्शन ए है विकृति, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है अविंदुकता, ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। CHSL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है अबिंदुकता हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अबिंदुकता का कारण आंख के गोलक की जो असममित वक्रता जो होती है जिसमें प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप से फोकस होता है और एक अन्य स्थान पर रेटिना में मंद रूप से फोकस होता है। कह लिया जाए कि मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बाकी करते हैं बात यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन की कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दीर्घ दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए निकट बिंदु कितना होता है। ऑप्शन ए है 25 सेमी से अधिक, ऑप्शन बी 50 सेमी से अधिक, ऑप्शन सी है 25 सेमी से कम, ऑप्शन डी है अनंत। यह SSC FCI परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। करेंगे इसके आंसर की बात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 25 सेमी से अधिक। जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसका जो निकट बिंदु होता है 25 सेमी से अधिक होता है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक हो जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी है लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता की। करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डायोप्टर है, डायोप्टर को कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है और CHSL परीक्षा 2013
13 में यह आ चुका है प्रश्न। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक होता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि f दे रखी है तो उसकी जो क्षमता होगी तो वह d से भी डिनोट करते हैं और इसको p से भी डिनोट करते हैं, पावर कहते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगी? 1/f हो जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पावर को क्षमता कहते हैं और फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो p इक्वल टू 1/f आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन एक बार के लिए कि क्षमता इतनी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसी से आपको निकालना है। बात करते हैं यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन की कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। चलिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था, ये आपका दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया है। ऑप्शन ए है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी है लेंस की शक्ति, ऑप्शन डी है चुंबकीय शक्ति। यहाँ पर देखिए शक्ति भी ऐड कर दिया है इसने, स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लेंस की शक्ति, यानी लेंस की क्षमता। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो शक्ति को क्षमता को शक्ति बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम से सोचकर आंसर कमेंट करना है। बात करते हैं यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। न्यूनतम वेग से कौन सा जो प्रकाश है वह कांच में न्यूनतम वेग से संचलन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हरित प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी बैगनी प्रकाश, ऑप्शन डी है पीत प्रकाश। संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी CHSL की परीक्षा में आया हुआ है 2015 में ये प्रश्न। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बैगनी प्रकाश है। अब बैगनी प्रकाश क्यों है ये आपको बताना है। तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है, और श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग के प्रकाश का जो अपवर्तन सर्वाधिक रहता है, और कह लिया जाए कि बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसी वजह से इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल वह न्यूनतम होती है। किसके कारण होती है? तो अपवर्तन के गुण के कारण होती है, क्योंकि बैंगनी प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिकतम होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अब 94 नंबर क्वेश्चन की। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। तो किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के माध्यम से क्या देखा था? आसमान को देखा था। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी कॉपरनिक्स, ऑप्शन सी माइकल फेराडे, ऑप्शन डी है न्यूटन। CHSL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दूरदर्शी के माध्यम से आसमान को देखा था, तो उनका जो नाम था वह गैलीलियो था। गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम था, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था। अब चलिए बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। तो 95 नंबर क्वेश्चन है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं। ऑप्शन ए है वे मंदाकिनियों यानी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त तो सभी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है, ये भी राइट आंसर है, क्योंकि वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। एकदम से सही बात है। दूसरा आता है वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये सही बात है। और सी आता है आपका वे
दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो क्या कहलाता है आपको बताना, इरेजर कहलाता है या ग्रेजर कहलाता है या मैसर कहलाता है या लेजर कहलाता है। आपको फटाफट से इसका करना है आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाता है, क्या कहलाता है। और यह CHSL की परीक्षा 2010 में भी आया हुआ प्रश्न है। देखिए यह साइंस है, ये नहीं बदलती है। यदि आपको बदलती है तो करंट आपकी बदलती है, स्टैटिक जीके में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन साइंस में आपका चेंज नहीं होता है। जो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है लेजर कहलाता है, लेजर। इसको लेजर को लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इम्यूशन एंड रेडिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। लेजर प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक और सुसंगत होती है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। अब प्रकाश की किरण है उसको अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखना है तो वह किससे गुजारी जाएगी। तो ऑप्शन ए कांच से जल में, ऑप्शन बी है जल से कांच में, ऑप्शन सी है वायु से जल में, ऑप्शन डी है वायु से कांच में। CHSL में आया हुआ 2011 में यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे किस में गुजारना पड़ेगा। तो कांच से जल में उसको गुजारा जाएगा। तो क्या होगा कि किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजारा जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजारना होगा। और क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है जल से अधिक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह हाई होता है और जल का जो अपवर्तनांक होता है वह लो होता है। इसी वजह से ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर अब आता है 99 नंबर क्वेश्चन कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। अब आपको बताना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। जब आपने देखा होगा नाइट में कि तारे वास्तव में टिमटिमाते दिखाई देते हैं तो उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय अपवर्तन। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC CPO 2006 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। CPO जो SI की परीक्षा कराता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसी के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों के अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी है गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन सी है बीटा गामा अल्फा, ऑप्शन डी है गामा अल्फा बीटा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। यहाँ पर बात की गई है वेदन जो शक्तियाँ होती हैं, वेदन जो क्षमता होती है वह अवरोही क्रम में आपको बतानी है। तो सबसे जो कम इन तीनों में वेदन क्षमता होती है वो अल्फा की होती है, फिर उसके बाद में सब उससे ज़्यादा बीटा की और उससे ज़्यादा होती है आपके गामा की। अब इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले गामा आएगा आपका, तो गामा यहाँ पर आपका है, फिर बीटा आएगा और बीटा यहाँ पर दे रखा है, और फिर अल्फा आएगा तो अल्फा भी यहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन बी को आपको फटाक से छाप देना है, ये आपको याद भी रखना है। और यह SSC CHSL की परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर वेदन शक्तियों की अगर बात की जाए तो अल्फा बीटा गामा में बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में होती है वेदन शक्ति, और इसको अवरोही क्रम में अगर सेट करना है तो गामा बीटा अल्फा आपको इस तरह से लिखना होगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। आपको बताना, ऑप्शन ए है एक्स किरणें यानी एक्स रे से, ऑप्शन बी है गामा किरणें, ऑप्शन सी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी डी है अल्फा किरणें।
तो अधिकतम क्षति किससे होती है आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आंसर कमेंट करें इसका। तो इसका जो राइट आंसर है गामा किरणें। गामा किरणें एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिससे कि अधिकतम जैविक क्षति होती है। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है तो गामा किरणों से होती है। क्यों होती है कि आवृत्ति के सबसे अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण से सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन करते हुए कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती हैं, परंतु इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा की जाती है। क्या किया जाता है दोस्तों, गामा किरणों के प्रयोग से कैंसर की चिकित्सा की जाती है और फसल के सुधार के लिए उत्परिवर्तन बीजों का भी निर्माण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इनका जो साइड इफेक्ट है तो इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, और बेनिफिट अगर देखने हैं तो बेनिफिट के लिए साइड इफेक्ट थोड़े बहुत झेलने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी अल्फा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है बीटा किरणें। करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट। मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013 में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका जो राइट आंसर है गामा किरणें एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस में होती है तो गामा किरणों में होती है। गामा किरणों की अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य परिसर की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, और 10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक की इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। ये आपको याद रखना है। इन तरंगदैर्ध्यों इन किरणों में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है, जिससे इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो अत्यधिक रहती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 103, यानी कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। ऑप्शन ए है द्वारक, ऑप्शन बी है उद्भाषण का समय, ऑप्शन सी है लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन डी है कैमरा का आकार। एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर कि कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। द्वारक करता है, उद्भाषण का समय करता है, या लेंस की फोकस दूरी, या कैमरा का आकार करता है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे तो द्वारक जो होता है, एप एपर्चर जो होता है, वो कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता का निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है। अब जो कैमरा के प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता द्वारक के आकार पर ही निर्भर करती है, बाकी आपका उद्भाषण के समय पर नहीं करती है, कैमरा के आकार पर नहीं करती, और लेंस की फोकस दूरी पर भी नहीं करती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन की कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, ऑप्शन बी है लाल पीला हरा, ऑप्शन सी है लाल नीला हरा, ऑप्शन डी है नीला पीला हरा। बताएंगे इसका राइट आंसर। CHSL परीक्षा 2011 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, वो प्राइमरी कलर्स अगर देखे जाएं तो लाल नीला और हरा ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, और प्राइमरी कलर से ही सभी कलर्स बनते हैं। सेकेंडरी जो कलर होते हैं प्राइमरी कलर्स के मिक्स करने पर सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफी के में कौन कौन से रंग यूज होते हैं तो लाल नीला हरा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कलर्स यही हैं। तो बात करेंगे अब यहाँ पर इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है 105 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा है तो छोटा करना पड़ेगा कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। ऑप्शन है ए भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, ऑप्शन बी है धार्मिक स्थलों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उसकी सहायता करना, ऑप्शन सी है आपका रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, ऑप्शन डी है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों को मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो जो प्रकाश स्तंभ होता है उसका अधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, आपको इसका कारण बताना है। क्या इसका कारण है जिसकी वजह से अत्यधिक तेज प्रकाश उस प्रकाश स्तंभ में
होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना होता है प्रकाश स्तंभ का कार्य। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब आपका आ चुका है 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है। जो आपकी ओएमआर शीट पे परीक्षा होती है उसके लिए कौन सा आपका यहाँ पर उपयुक्त है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी है आपका ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन डी है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ओ एम आर की जो परीक्षा होती है आपकी, और ओ एम आर का यदि आपको फुल फॉर्म भी पता है तो इसका राइट आंसर आपको देने में कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन आपको क्या है कि ओ एम आर का फुल फॉर्म ही नहीं पता है कि ओ एम आर का फुल फॉर्म होता क्या है। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होता है। और एंड रिकॉग्निशन ये आपका इसमें ऐड कर दिया है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए सबसे अत्यधिक उपयोगी है। ये आपको याद रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन अधिक उपयुक्त है। इसे संक्षेप में ओएमआर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 107 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कारों के में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली परतें, ऑप्शन ए है पतली परतें फिल्म प्रयुक्त की जाती हैं। ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए है पतली परतें फिल्म यानी प्रयुक्त की जाती हैं। ऑप्शन बी है फिल्टर या निस्यंदन प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी है पोलेरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी है कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी सीपीओ परीक्षा 2012 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो क्या किया जाता है ऐसा आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करेंगे कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोटर वाहनों की हेडलाइटों की चौंध को हटाने के लिए पोलेरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोटर गाड़ी जो होती है मोटर कार के में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेशन में आपके ये थे क्वेश्चंस जो कि आपके सामने इनको डिस्कस किया गया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की। जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं। तो रियल फील्ड देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला दर्पण है तो कौन सा दर्पण है। तो उत्तल दर्पण होता है जो रियल फील्ड देखने के लिए काम आता है। दूसरा है आपका जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकाश का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दीप्ति पिंड वस्तु कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के या से होता है। कितना बड़ा होता है छोटा होता है। तो बराबर का होता है। ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण अगर आपका है उसके सामने यदि आप खड़े हो तो आपका जो आकार होगा वो बराबर का ही आकार बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश वाली किरण को क्या कहा जाता है। तो परावर्तित किरण कहा जाता है। यानी पृष्ठ पर आई और फिर वापस चलेगी तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने नापी थी। तो ओलॉस रोमर ने नापी थी। ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश से है, क्या है, विक्षेपण से है। किससे है, विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की अगर बात करें तो उसमें 7 रंग होते हैं और 7 रंग इंद्रधनुष में जो होते हैं वह भी 7 ही रंग होते हैं। तो उसमें जो वर्ण विक्षेपण होते हैं तरंग दैर्ध्य के हिसाब से वह तरंग वर्ण का विक्षेपण होता है। उसको इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो अब तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी उत्तल है तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। टॉर्च
टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप में परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो अवतल आकृति होती है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो अवतल दर्पण कहा जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है? छोटा या बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग विद्यमान रहते हैं? तो 7 रंग होते हैं। मैंने आपको बताया वर्ण विक्षेपण के हिसाब से वही 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? उसे क्या कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, खाली जगह दे रखी है कि ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर किस कई परतों में भंडारित किया जाता है? तो 3D ऑप्टिकल जो डाटा स्टोरेज होता है वह एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो पार्श्व परावर्तन का प्रतिबिंब होता है। बात करेंगे यहाँ पर आगे, प्रकाशीय तंतु के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वह कण की प्रकृति को दर्शाती है, और प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह तरंग सिद्धांत और कण का सिद्धांत दोनों पर ही आधारित होती है। आगे बात करते हैं, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है लास्ट, एक आपतित किरण 15 डिग्री के एक कोण पर समतल दर्पण पर गिरती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो 30 अंश का हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका ये क्या है, ये पृष्ठ है आपका, और इस पर ये 15 डिग्री पर यहाँ से आएगी, ये आपका अभिलंब है, और 15 डिग्री पर इधर चली जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो आपका कोण बनेगा वह कितना होगा? तो वह 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। साथ ही आपको बता दिया जाए कि ये जो आपका सेशन आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश से रिलेटेड सेकंड नंबर आपका सेशन है, ये आपका कल पूर्ण हो चुका है, और इसका जो आपको लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही आपको आई बटन पर भी इसको लगा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जो कि आपके प्रकाश से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। और ये साइंस आपकी जीके है, साइंस जीके और हिंदी में इसका प्रसारण हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो आगे आने वाला जो आपका सेशन रहेगा वह तरंगों पे सिद्धांत पर संबंधित होगा, और उस सेशन को देखना ना भूलें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।